नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जा रहे हैं जो सुनने में थोड़ी फिल्मी सी लगती है। हाँ बिल्कुल। एक बहुत बड़ा फर्जी लोन घोटाला। और निशाना कौन? अमरीकी नागरिक। जी, हमारे पास प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी की हालिया कार्रवाई पर जानकारी है। ईडी जो भारत में आर्थिक अपराधों की मुख्य जांच एजेंसी है। बिल्कुल। और ये मामला दिखाता है कि कैसे आजकल अपराधी मतलब सरहदों के पार भी ऑपरेट कर रहे हैं। सही, और टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ वही। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा जाल कैसे बिछाया गया था और ईडी की जांच में क्या-क्या सामने आया है। सोचिए, एक साथ पुणे, अहमदाबाद, जयपुर और जबलपुर जैसे शहरों में छापे। हाँ मतलब कार्रवाई बहुत बड़े स्केल पर हुई। बड़े पैमाने पर ही था, और जो चीजें मिली हैं उससे अंदाजा लगता है कि कितना पैसा इसमें शामिल था। हाँ, बरामदगी काफी चौंकाने वाली है। सही कहा। देखिए क्या-क्या मिला। 1.18 करोड़ रुपया तो नकद, करीब 7 किलो सोना, 62 किलो चांदी, बाप रे। और तो और 9.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागजात। जयपुर में 2 मुख्य लोग, संजय मोरे और अजीत सोनी, गिरफ्तार भी हुए हैं। जी, ये मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं। इतना सब, आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? मतलब ये लोग काम कैसे करते थे? हाँ देखिए, ये मामला जुड़ा है पुणे से। पुणे? जी, वहाँ एक नकली कॉल सेंटर चल रहा था पिछले साल जुलाई 2024 से। अच्छा, 1 साल से ज्यादा? हाँ, ये लोग खुद को बड़े अमेरिकी बैंकों का नुमाइंदा बताते थे और फिर अमेरिकी नागरिकों को फोन करते थे। अच्छा, तो मतलब पहले भरोसा जीतना। बिल्कुल। वो लोगों को बड़े लुभावने लोन ऑफर्स देते थे। अच्छा। जैसे कम ब्याज पर या आसानी से मिलने वाला लोन। हाँ, कुछ ऐसा ही। और जब कोई इनके झांसे में आ जाता तो फिर बड़ी चालाकी से उनकी पर्सनल जानकारी, जैसे बैंक डिटेल्स, अकाउंट नंबर, पासवर्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर वगैरह, वो सब हासिल कर लेते थे। और फिर उसी जानकारी से उनके खातों से पैसे उड़ा लेते होंगे। ठीक समझे। पीड़ितों के खातों से पैसे निकालकर फिर उसे ठिकाने लगाते थे। और यहीं पर यह मामला और भी क्या कहते हैं पेचीदा हो जाता है। पैसे को ठिकाने लगाना, ये कैसे करते थे? आजकल तो पैसों के लेन देन पर काफी नजर रखी जाती है ना? यही इनकी चालाकी थी। पहले ये चुराए हुए पैसे को बदलते थे क्रिप्टो करेंसी में। क्रिप्टो में? हाँ, खासकर यूएसटी मतलब टीथर में। टीथर एक स्टेबल कॉइन है जिसका मूल्य डॉलर के आसपास रहता है, तो वो काफी इस्तेमाल होता है इसमें। तो पैसा पहले डिजिटल दुनिया में गया, लेकिन उससे भारत कैसे लाते थे? क्रिप्टो से भारत लाना भी तो आसान नहीं। यहीं पर पुराना तरीका काम आया। क्रिप्टो में बदलने के बाद पैसे को हवाला नेटवर्क के जरिए भारत वापस लाया गया। हवाला? अरे वाह! मतलब डिजिटल टेक्नोलॉजी और सदियों पुराना हवाला सिस्टम, दोनों का कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, क्रिप्टो और हवाला एक साथ, ये बहुत शातिर तरीका है। हाँ, क्योंकि क्रिप्टो का निशान शायद ब्लॉकचेन पर हो, पर हवाला में तो सब भरोसे पर और कैश में होता है ना? उसका निशान पकड़ना मुश्किल। एकदम सही। ये गठजोड़ जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती है। क्रिप्टो लेन देन दर्ज होते हैं, पर हवाला में आते ही पैसे का वो डिजिटल निशान वो गायब सा हो जाता है। कुछ पैसे को उन्होंने शेल बैंक खातों के जरिए भी घुमाया, मतलब नकली कंपनियों के खाते, ताकि पैसा असली कमाई जैसा लगे। लेकिन आपने बताया कि काफी सोना, चांदी, महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टी भी मिली है, तो क्या सारा पैसा ऐसे छुपाया नहीं गया या वैध नहीं बनाया गया? नहीं, ऐसा लगता है कि ज्यादातर पैसा छुपाने या वैध बनाने के बजाय इन्होंने अपनी शान शौकत पर खर्च कर दिया। अच्छा। आलीशान जीवन शैली, जो सोना, गहने, लग्जरी गाड़ियां और महंगी संपत्तियां जब्त हुई हैं, वो शायद इसी पैसे से खरीदी गई थी। समझ गई। तो ये पूरी जांच की शुरुआत कैसे हुई? मतलब ईडी तक ये मामला कैसे पहुंचा? इसकी शुरुआत हुई पुणे साइबर पुलिस के पास दर्ज एक शिकायत से। अच्छा, लोकल पुलिस ने पहले मामला पकड़ा? जी। फिर जब मामले की गंभीरता और पैसों के बड़े लेन देन का पता चला, तब इसमें ईडी शामिल हुई, मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल देखते हुए। और जांच अभी भी चल रही है? हाँ, जांच अभी जारी है। कोशिश ये है कि इस धोखाधड़ी के पूरे नेटवर्क का, उसका पर्दाफाश हो, इसमें शामिल सभी लोगों को पकड़ा जाए और जितना हो सके पीड़ितों को न्याय मिले। ये पूरा मामला दिखाता है कि साइबर अपराध का खतरा कितना बढ़ गया है और कैसे ये ग्लोबल है। कहीं भी बैठकर किसी को भी निशाना बना सकते हैं। सही कहा। और ये भी दिखाता है कि अपराधी कैसे लगातार नए तरीके इजाद कर रहे हैं और कभी-कभी पुराने तरीकों को भी नए अंदाज में इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे इस केस में क्रिप्टो और हवाला का ये जो मेल है। वाकई सोचने वाली बात है। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। हाँ, पूछिए। इस पर विचार करें। डिजिटल युग में वित्तीय अपराध लगातार अपना रूप बदल रहे हैं, ये तो साफ है।
ऐसे में अपराधियों का क्रिप्टो करेंसी जैसी नई तकनीक और हवाला जैसे पारंपरिक नेटवर्क दोनों पर एक साथ निर्भर होना, ये हमें इन अपराधों के भविष्य और उनकी रोकथाम की चुनौतियों के बारे में क्या बताता है?